Hello guys, in this video we will discuss the unit 4 of computer organization and architecture, that is memory organization। तो बेसिकली इस यूनिट में कंप्यूटर में यूज़ होने वाली जितनी भी मेमोरीज अपन लोग यूज़ करते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये एक यूनिट 4 का वन शॉट होने वाला जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर अभी तक RGPU में रिसेंट 5 ईयर्स में आए हैं अपन लोग वो डिस्कस करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है सेमीकंडक्टर। तो चलिए देखते हैं। Semiconductor memory is a type of computer memory that is made using semiconductor based integrated circuit ICS। जो सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती हैं वो बेसिकली काय की मेमोरीज हैं, कंप्यूटर मेमोरीज हैं। और ये यूज्ड करती है, मतलब इनको बनने में जो मटेरियल यूज होता है वो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट की हेल्प से ये बनती हैं ICS। ठीक है। देन सेमीकंडक्टर मेमोरी कंटेन अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ मेमोरी सेल। जो सेमीकंडक्टर मेमोरी ये कंटेन करती है, मतलब ये कैसी मेमोरीज है, एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ मेमोरी सेल अपने अंदर कंटेन करती हैं। देन फैब्रिकेटेड ऑन अ सिलिकॉन वेफर एंड केप्ट इन एज अ कन्वीनियंट पैकेज। जो अपनी सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती हैं इनके ऊपर एक ये फैब्रिकेटेड होती है, मतलब कवर होती है काय से, सिलिकॉन की एक बहुत पतली वेफर टाइप लेयर से। और वो जो अपनी लेयर कवर रहती है वो पैक्ड होती है एक कन्वीनियंट पैकेज के अंदर। तो बेसिकली उसी को ये बेसिकली सेमीकंडक्टर मेमोरी की वर्किंग नहीं, उसका स्ट्रक्चर है। अब देखेंगे। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम आइदर टेम्पररी और परमानेंटली। जो अपनी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है दो टाइप से कंप्यूटर में डाटा स्टोर करती हैं CPU में। कैसे? टेम्पररी, मतलब टेम्पररी डाटा स्टोर करती हैं, और करती हैं परमानेंटली भी ये सेमीकंडक्टर मेमोरी डाटा स्टोर करती है। अब देखेंगे अपन लोग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी। So there is only two types of semiconductor memory, that is primary memory and secondary memory। तो अपन को जो मेन इस चैप्टर में पढ़ना है वो है अपनी प्राइमरी मेमोरी। तो चलिए देखते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी भी दो टाइप की होती है, एक रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, देन रीड ओनली मेमोरी। देन रैम के भी टू टाइप्स हैं, एस रैम, डी रैम। डायनामिक मतलब इसका मतलब स्टैटिक रैम, देन डायनामिक रैम। और रोम के हैं तीन टाइप, फर्स्ट प्रोम, ई प्रोम एंड डबल ई प्रोम। मतलब प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, देन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी भी देख लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी हो गई अपनी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD, DVD। जो अपनी प्राइमरी रोम मेमोरी होती है वो कंप्यूटर CPU के अंदर प्रेजेंट रहती है। लेकिन जो अपनी सेकेंडरी मेमोरी होती है इसे अपन लोग मतलब CPU में अटैच करते हैं डाटा स्टोर करने के लिए, जैसे हार्ड डिस्क, DVD, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD, DVD और पेन ड्राइव। अब अपन लोग देखेंगे रैम और रोम को, अपने आगे टॉपिक्स हैं जो उनमें डीपली। देन अपना नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपना मेन मेमोरी। किस कंप्यूटर में जो CPU में मेन मेमोरी एग्जैक्टली होती क्या है। तो चलिए देखते हैं। मेन मेमोरी इज द मेमोरी दैट द CPU यूज डायरेक्टली टू परफॉर्म ऑपरेशन। मेन मेमोरी एक ऐसी कंप्यूटर की मेमोरी है जिसमें जो CPU होता है, अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो डायरेक्टली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मेन मेमोरी। जो अपना CPU है वो डायरेक्टली एक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मेन मेमोरी। इसलिए मेन मेमोरी आर ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, क्योंकि जो CPU है इसकी हेल्प से डायरेक्ट डाटा को एक्सेस करके परफॉर्म ऑपरेशन कर सकता है। अब आगे देखेंगे। द मेन मेमोरी इज़ द सेंट्रल स्टोरेज यूनिट। जो मेन मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की कैसा स्टोरेज होती है, सेंट्रल स्टोरेज होती है, मतलब मेन स्टोरेज यूनिट को ही अपन मेन मेमोरी बोलेंगे। देन ड्यूरिंग द कंप्यूटर ऑपरेशन मेन मेमोरी इज रिलेटिवली लार्ज एंड फास्ट मेमोरी यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा। जब अपन कंप्यूटर के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं CPU में, कंप्यूटर में, तो अपनी मेन मेमोरी एक बहुत बड़ी, मतलब लार्ज मेमोरी होती है और फास्ट मेमोरी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मेमोरी। और ये हेल्प करती है यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा। इसमें अपन प्रोग्राम, डाटा, इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशंस को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। देन आगे देखेंगे। The principal technology used for the main memory is based on semiconductor integrated circuit, मतलब अपने ICS। जो अपनी प्राइमरी
जब इसका मतलब जो अपनी मेन मेमोरी का बेस मेन प्रिंसिपल है, इसकी टेक्नोलॉजी है, वो काय पे बेस्ड है, जिससे पहले अपन ने सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पढ़ा था, ये टोटल उस पे बेस्ड है अपनी मेन मेमोरी। अब देखेंगे अपन टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी। देन टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी आर रैम एंड रोम। इसके बेसिकली दो टाइप है, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। अब अपन लोग आगे इसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी को भी अच्छे से पढ़ेंगे और रोम को भी अच्छे से पढ़ेंगे। जो आपका आरजीपीबी का एग्ज़ाम है उसमें मेन मेमोरी और उसके टाइप्स भी आए हैं, और इंडिविजुअली रैम और उसके टाइप्स भी आए हैं, तो अपन ये भी पढ़ेंगे। देन रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। और मतलब जितनी भी मेमोरीज है वो हैं तो टाइप्स कंप्यूटर मेमोरी की, तो बेसिकली ये टाइप है कंप्यूटर मेमोरी का और मेन मेमोरी की। देन रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। रैम कौन सी मेमोरी है? एक वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है जब अपन कंप्यूटर पे कोई भी ऑपरेशन या कुछ भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उस टाइम पे अगर कंप्यूटर से इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है, पावर कट ऑफ हो जाती है, तो आप जो भी डाटा उसमें उस पर्टिकुलर टाइम पे परफॉर्म कर रहे थे, तो वो डाटा कंप्यूटर से जब फिर से पावर उसमें आएगी, कंप्यूटर में लाइट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर में आएगी, तो आप जो पर्टिकुलर डाटा परफॉर्म या ऑपरेशन फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे वो सारा आपका ऑपरेशन और फंक्शन कंप्यूटर से हट जाएगा, तो उसी को बोलते हैं अपन वोलेटाइल मेमोरी। मतलब इसका मतलब क्या है? जो आपका डाटा कंप्यूटर से था वो लॉस्ट हो जाएगा आपका। तो रैम इज़ अ, क्योंकि जो अपनी रैंडम एक्सेस मेमोरी है डाटा को टेम्पररी स्टोर करती है। रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी बिकॉज इट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर। क्योंकि वॉलेटाइल मेमोरी क्यों है? क्योंकि इसका नेचर है वॉलेटाइल, विच मीन्स इफ़ द पावर गोज ऑफ द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट। मतलब रैम मेमोरीज क्या करती हैं? डाटा को स्टोर करती हैं, और जो अपनी रैम है वो डाटा को टेम्पररी स्टोर करेगी, और ये वोलेटाइल नेचर में है। इसका मतलब जब पावर कट ऑफ होगी तो आपका जो स्टोर इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर से क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी। देन रैम इज यूज टू स्टोर द डाटा इज करेंटली प्रोसेस्ड बाय द CPU। तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो यूज़ होती है जो अपना करेंट डाटा अपन लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसको प्रोसेस करने के लिए आपके कंप्यूटर या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, CPU में। अब देखेंगे अपन लोग क्या टाइप्स ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो देयर इज ओनली 2 टाइप्स ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। फर्स्ट है अपना SRAM, देन सेकेंड है अपना DRAM। तो अपन पढ़ेंगे पहले SRAM। तो जो अपना SRAM है इसका मतलब क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखते हैं, SRAM इज़ अ फास्ट मेमोरी यूज टू स्टोर डाटा टेम्पररी। बेसिकली जो अपनी रैम है वो डाटा को टेम्पररी स्टोर करती है, तो उसके टाइप्स भी डाटा को टेम्पररी स्टोर करेंगे, और ये फास्ट मेमोरी होती है। मतलब ये डाटा रैम इज अ फास्ट मेमोरी यूज टू स्टोर डाटा टेम्पररी। ये फास्ट मेमोरी होती है और ये टेम्पररी डाटा को बेसिकली स्टोर करती है। इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक। इसको अपन लोग स्टैटिक क्यों कहते हैं? बिकॉज इट डज नॉट नीड टू रिफ्रेश अगेन एंड अगेन। क्योंकि अपन जब इसमें जो डाटा या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस फंक्शन को, उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता अपन को, इसलिए उसे स्टैटिक बोलते हैं। मतलब जिस कंडीशन में वो है उसी कंडीशन में अपन उसे परफॉर्म करेंगे और वो फास्ट परफॉर्म होगा, मतलब क्योंकि ये फास्ट मेमोरी है, अनलाइक DRAM। लेकिन जो DRAM होता है अपना डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें अपन जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसको बार बार अपन को रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब देखेंगे, इट स्टोर ईच बिट ऑफ डाटा यूजिंग फ्लिप फ्लॉप आ स्मॉल सर्किट। जो अपना जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये डाटा जो अपना स्टोर होता है उसको किसकी हेल्प से स्टोर करता है? फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से। फ्लिप फ्लॉप्स की हेल्प से डाटा को स्टोर करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और फ्लिप फ्लॉप बहुत स्मॉल सर्किट होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल सर्किट। अब आगे देखेंगे, वॉलेटाइल मेमोरी। रैम भी वॉलेटाइल है तो उसके टाइप्स भी वॉलेटाइल होंगे। डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ। इसमें भी डाटा अपना लॉस्ट हो जाएगा जब अपनी पावर ऑफ होगी। देन देखेंगे, मेनली यूज्ड इन कैच मेमोरी। जो आपकी SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये यूज़ होती है अपनी कैच मेमोरी। और कैच मेमोरी की लेवल्स होते हैं, अपन आगे चल के कैच मेमोरी को डीप में पढ़ेंगे। L1 L2 L3 इसके लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं कैच मेमोरी के। जो अपनी SRAM है वो यूज़ होती है कैच मेमोरी में इनसाइड द CPU बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पीड। क्योंकि कैच मेमोरी होती है वो हाई स्पीड से डाटा ऑपरेशन परफॉर्म करती है, स्टोर करती है। तो अपनी SRAM भी हाई स्पीड देती है, इसलिए ये कैच मेमोरी में यूज़ होती है।
अब अपन लोग एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे एस रैम को। व्हेन योर प्रोसेसर इज़ डूइंग फास्ट कैलकुलेशन, जब आपके जो प्रोसेसर है कंप्यूटर का उसको फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो इट नीड वेरी क्विक मेमोरी। अगर फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो अपन को क्विक मेमोरी की नीड पड़ेगी। दैट्स वेयर एस रैम हेल्प्स बाय स्टोरिंग द मोस्ट यूज डाटा फॉर द क्विक एक्सेस। तो उस जगह पे अपन यूज़ करेंगे अपनी एस रैम की, क्योंकि एस रैम जो डाटा को बहुत क्विकली परफॉर्म करता है और एक्सेस करता है, इसलिए अपन एस रैम को उस जगह पे यूज़ करेंगे जहाँ पर अपन को फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब अपन लोग देखेंगे डी रैम। देन अपना है डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो चलिए इसको देखते हैं। डी रैम स्टोर डाटा टेम्परली यूजिंग टाइनी कैपेसिटर। अपने जो एस रैम थी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें अपन स्टोर करते थे डाटा विद दी हेल्प ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, लेकिन इसमें अपन स्टोर करेंगे डाटा विद दी हेल्प ऑफ टाइनी कैपेसिटर। उसमें अपन लोग स्मॉल फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे थे, इसमें अपन लोग स्मॉल कैपेसिटर यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे यूज़? क्योंकि अपन को डाटा को टेम्पररी स्टोर करना है, और वैसे भी रैम अपनी डाटा को टेम्पररी स्टोर करती है। देन इट इज़ कॉल्ड डायनामिक। अपन इसे डायनामिक क्यों कहते हैं? बिकॉज इट नीड टू बी रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन टू कीप द डाटा, क्योंकि इसको बार बार रिफ्रेश करना है। लेकिन एज कम्पेयर टू एस रैम में अपन लोग डाटा को बार बार रिफ्रेश नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि इसलिए वो स्टैटिक थी। लेकिन इसमें अपन लोग डाटा को मतलब किसी भी डाटा इन्फॉर्मेशन को, ऑपरेशन को बार बार रिफ्रेश करेंगे, तो इसीलिए ये डायनामिक है। अगेन एंड अगेन टू कीप द डाटा को अगर इसको अपन ने बार बार रिफ्रेश नहीं किया तो अपना डाटा इसमें लॉस्ट हो सकता है। और इट इज़ ऑल्सो अ वोलेटाइल मेमोरी, डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ। देन इट इज़ स्लोअर देन एस रैम। एज कम्पेयर टू एस रैम, जो अपनी डी रैम है वो स्लोअर है, और अपनी एस रैम कैसी थी? क्विक थी, फास्ट थी, बट चीपर एंड स्मॉलर। लेकिन ये क्या है? चीपर है और स्मॉलर है। जो अपनी एस रैम थी वो लार्ज थी और एक्सपेंसिव है अपनी, लेकिन जो अपनी डी रैम है वो अपनी स्लोअर है, चीपर है और स्मॉलर है। सो मोर मेमोरी कैन बी स्टोर इन लेस स्पेस। इस वजह से जो स्मॉल है तो इस वजह से इसमें, और ये चीप भी है तो ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ करेंगे जो चीप रहेगी। सो मोर मेमोरी कैन बी स्टोर इन लेस स्पेस। तो अपनी जो डी रैम है इसमें बहुत सारी मेमोरी कम स्पेस में अपन स्टोर कर सकते हैं। नाउ वी सी द डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम। तो अपन को एग्जाम में डिफरेंस लिखने भी आ सकते हैं, तो अपन पढ़ेंगे अब डिफरेंस। एस रैम मीन्स स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अपन लोगों ने एस रैम और डी रैम के कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर कर लिए, तो इसमें अपन को डिफरेंस लिखने में, अपन ने जो बेसिकली उसमें पढ़ा वही अपन को डिफरेंस में लिखना है। डी रैम मीन्स स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन इट इज़ वेरी फास्ट। तो अपनी एस रैम है एज़ कम्पेयर टू डी रैम ये बहुत फास्ट और क्विक है, और अपनी डी रैम है एज़ कम्पेयर टू एस रैम ये फास्ट नहीं है, नॉट फास्ट एज एस रैम। देन इट डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेश अगेन एंड अगेन, दैट्स वाई वी कॉल्ड इज स्टैटिक। इसको अपन को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक। ये अपन पहले भी पढ़ चुके। देन इट नीड टू रिफ्रेश अगेन एंड अगेन, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डायनामिक। इसको अपन को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, अगर अपन ने रिफ्रेश नहीं किया तो अपना डाटा क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? डायनामिक। देन इट स्टोर डाटा यूजिंग फ्लिप फ्लॉप, सो इट इज़ कॉम्प्लेक्स। जो अपनी एस रैम है ये डाटा स्टोर करती है विद द हेल्प ऑफ फ्लिप फ्लॉप, और फ्लिप फ्लॉप एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू अपनी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन इट स्टोर डाटा यूजिंग कैपेसिटर। जो अपनी डी रैम है वो डाटा को स्टोर करती है विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर, सो इट इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है एज कम्पेयर टू एस रैम, एंड हैव सिंपल स्ट्रक्चर। और अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सिंपल। और एस रैम का स्ट्रक्चर होगा अपना कॉम्प्लेक्स। देन इसका फिफ्थ पॉइंट है इट इज़ एक्सपेंसिव। जो अपनी एस रैम है वो एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू डी रैम, एंड इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एज एस रैम, और ये अपनी चीपर होती है, ठीक है, मतलब लेस एक्सपेंसिव होती है। देन इट रिक्वायर टाइम टू एक्सेस डाटा। जो अपनी एस रैम होती है इसमें टाइम लगता है डाटा को एक्सेस करने के लिए, मतलब इट रिक्वायर मिनिमम टाइम, इसमें कम टाइम लगता है डाटा को एक्सेस करने के लिए। देन रिक्वायर मोर टाइम टू एक्सेस डाटा। और एज कम्पेयर टू एस रैम, डी रैम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी डाटा को एक्सेस करने के लिए। अब अपन लोग देखेंगे रीड ओनली मेमोरी। जो अपनी रीड ओनली मेमोरी है रोम, ये मेन मेमोरी का सेकंड टाइप है। तो देखेंगे
ये भी पर्टिकुलरली एग्जाम में आ सकती है, लेकिन बेसिकली अपनी ज़्यादातर आएगी रैम और उसके टाइप्स। रीड ओनली मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी डेट स्टोर डाटा परमानेंटली। जो अपनी रैम थी वो डाटा को स्टोर कर रही थी टेम्प्ररी, बट अपनी जो रोम है रीड ओनली मेमोरी, ये डाटा को स्टोर कैसे करेगी, परमानेंटली डाटा को स्टोर करेगी। देन अनलाइक रैम, मतलब जो रैम थी मतलब ये रैम की तरह नहीं है। द डाटा इन रोम डज नॉट गेट इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। इसकी एक और खासियत है कि इसमें जो डाटा रहता है वो अपना लॉस्ट नहीं होता है जब अपन कंप्यूटर से इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर देते हैं। मतलब अपन जो रैम थी उसमें अगर डाटा एक बार कट ऑफ हो गया तो अपना जो भी डाटा था, सॉरी, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गई तो अपना जो भी डाटा था वो इरेज हो रहा था। लेकिन ऐसा रूम में नहीं है। रूम में अगर अपन का डाटा कट ऑफ हो जाता है तो सॉरी इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है तो अपना डाटा लॉस्ट नहीं होगा या फिर इरेज नहीं होगा। देन रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी, यू कैन ओनली रीड द डाटा नॉट राइट और चेंज इट इजीली। जो अपनी रीड ओनली मेमोरी है इसमें अपन जो डाटा रहेगा उसको सिर्फ मतलब रीड कर सकते हैं कि वो डाटा एग्जैक्टली है क्या, लेकिन इस डाटा को अपन लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। मतलब नॉट राइट और चेंज इट इजीली, मतलब इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन ईजिली चेंज नहीं कर पाएंगे और इसको राइट तो कर ही नहीं पाएंगे। नॉट राइट और चेंज इट ईजिली। देन इट इज़ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब नॉन वोलाटाइल क्या होगी, अब अपन ने पहले रैम पढ़ा था उसमें वोलाटाइल का मीन्स था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गई तो डाटा लॉस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे है अपनी नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल का मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गई तब भी अपना डाटा लॉस्ट नहीं होगा। मीन्स दैट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन रिमेन सेफ इवन व्हेन द पावर इज ऑफ। अपना जो डाटा इन्फॉर्मेशन है वो सेफ रहेगी, वो लॉस्ट नहीं होगी जब अपन पावर ऑफ कर देंगे। देन इसके टाइप देखेंगे। पहले इन दिस डाटा कैन नॉट मॉडिफाई ईजिली, इसमें जो डाटा है उसको अपन ईजिली मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अब इसके हैं बेसिकली 3 टाइप। फर्स्ट है प्रोम, देन सेकंड ई प्रोम, देन डबल ई प्रोम। प्रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो अपना प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है इसको अपन इरेज कर सकते हैं, इसको यूज़र भी इरेज और मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। देन अपना ई प्रोम, ई प्रोम मीन्स इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको अपन विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट, सिर्फ इसको यूज़र अपना इरेज नहीं कर सकता, यूवी लाइट की हेल्प से ये इरेज होगी अपनी ई प्रोम। देन थर्ड टाइप है अपना इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये वाला टाइप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ना इसको यूज़र कर पाएगा ना यूवी लाइट, ये विद दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही अपन इसको क्या कर पाएंगे, इरेज कर पाएंगे। तो बेसिकली यही है इसके 3 टाइप। जो अपना रोम है एज़ कम्पेयर टू रैम, ये एग्जाम में कम पूछा जाता है, लेकिन चांसेस हैं कि ये भी पूछा जा सकता है, तो आप ये भी अच्छे से पढ़ के जाएँ। अब अपन लोग देखेंगे अपनी कैच मेमोरी, जो अपनी यूनिट 4 का मेन टॉपिक है, क्योंकि बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैच मेमोरी के ऊपर ही आते हैं। व्हाट इज़ कैच मेमोरी, व्हाट इज़ इस टेक्निक एंड कैच मैपिंग, तो अपन उसको देखेंगे अब आगे। तो अब अपना टॉपिक है कैच मेमोरी। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इस साल भी चांसेस है इससे क्वेश्चन आने का। तो चलिए देखते हैं। कैच मेमोरी इज़ अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी। कैच मेमोरी एक स्मॉल और हाई स्पीड मेमोरी है, मतलब इस मेमोरी की स्पीड कैसी है, हाई। ये डाटा को बहुत जल्दी क्विक वे में एक्सेस करता है। अब आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे कि कोई चीज़ है, मतलब आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको अपने पास रखेंगे, और आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसे दूर रखेंगे, ठीक है। तो आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपको डाटा चाहिए प्रोसेस करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, तो वो डाटा होता है आपका मेन मेमोरी में। तो वो डाटा आप देखिए इस डायग्राम में दूर है आपसे, तो आप बीच में इन दोनों के मतलब सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक मेमोरी इंसर्ट करेंगे, कैच मेमोरी, जिससे आप डाटा जल्दी एक्सेस कर पाएँ और आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए। तो बेसिकली जो अपना कैच मेमोरी है ये बफर सिस्टम है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। अब चलिए देखते हैं। दैट स्टोर फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। तो ये स्टोर करता है फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, मतलब सीपीयू को जो मेन मेमोरी में डाटा है वो थोड़ा सा डाटा, जो मेन डाटा जो चाहिए पड़ेगा सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए, वो कैच मेमोरी अपने अंदर इंसर्ट करके रखेगा यहाँ से। देन जब सीपीयू को उस डाटा की नीड पड़ेगी तो वो डायरेक्ट मेन मेमोरी की जगह कैच मेमोरी से डाटा एक्सेस करेगा, तो इससे टाइम भी बचेगा और डाटा अपना कैसा होगा, फ्रिक्वेंटली एक्सेस होगा। It acting as a buffer between the CPU and main memory to speed up data access। ये डाटा की स्पीड
इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए यूज़ होता है एक बफर की तरह। मतलब जो अपना कैच मेमोरी इज इंसर्टेड बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी अपनी कौन सी है, रैम और रोम। अब देखेंगे ये अपना क्या होगा, ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कैच मेमोरी। अब सिंपल वर्ड्स में समझेंगे, कैच मेमोरी इज अ टेम्पररी स्टोरेज लोकेटेड वेरी क्लोज टू द CPU। अपनी जो कैच मेमोरी है ये टेम्पररी डाटा स्टोर करती है, क्योंकि यहाँ से उसने डाटा लिया, देन जब CPU को नीड पड़ेगी तो वो यहाँ से डाटा अपना फ्रिक्वेंटली डाटा इसको एक्सेस करा देगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, डाटा को प्रोसेस और एग्जीक्यूट होने के लिए। दैट स्टोर डाटा द CPU यूज अगेन एंड अगेन। ये वो वाला डाटा अपने अंदर इंसर्ट करके रखती है, एक्सेस करके रखती है, जिस डाटा की नीड CPU को बार बार पड़ेगी। तो बार बार CPU मेन मेमोरी की जगह डायरेक्ट कैच मेमोरी से वो डाटा लेकर उसे एक्सेस करेगा। देन सो इट डज नॉट नीड टू फैच इट फ्रॉम स्लोअर मेमोरी लाइक रैम एवरी टाइम। अब यहाँ से अगर डाटा लेंगे तो अपनी जो एक्सेस स्पीड हो जाएगी, मतलब प्रोसेसर की स्पीड स्लो हो जाएगी, तो अपन इसलिए कैच मेमोरी यूज़ करते हैं कि जो अपनी स्पीड है वो जल्दी बढ़े और जो अपना इंस्ट्रक्शन फैच करेंगे अपन वो भी फ्रिक्वेंट वे में हो पाए। तो बेसिकली यही कैच मेमोरी करती है। अब देखेंगे अपन लोग इम्पोर्टेंस ऑफ कैच मेमोरी। तो फर्स्ट, इट रिड्यूस द टाइम नीडेड टू एक्सेस डाटा। अब जो मेन मेमोरी और CPU के बीच में एक लेन देन का काम कर रही है, तो इससे क्या होगा, अपना रिड्यूस द टाइम, तो ये अपना डाटा एक्सेस करने का टाइम भी कम रिड्यूस करेगी और डाटा फ्रिक्वेंटली एक्सेस होगा अपना काय में, कैच मेमोरी में। देन इट मेक द कंप्यूटर सिस्टम फास्टर। अब अपन डाटा कंप्यूटर सिस्टम का काम क्या है, डाटा को जल्दी से जल्द फैच करना, एग्जीक्यूट करना, प्रोसेस को, ऑपरेशन को परफॉर्म करना। तो जब वो डाटा जल्द से जल्द प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा, तो अपनी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। तो यही है ना, इट मेक्स द कंप्यूटर सिस्टम फास्टर। ये ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम को भी फास्टर बनाती है अपनी कैच मेमोरी। इट रिड्यूस द लोड ऑन रैम। अब जो अपनी मेन मेमोरी है, मतलब मेन मेमोरी क्या, मतलब अपनी जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी अपनी रैम होती है, तो रैम के अंदर डाटा रहता है, लेकिन जो रैम होती है वही अपना डाटा काय को देती है, कैच मेमोरी को। तो मान लीजिए अगर अब यहाँ पे 100 यूनिट डाटा है और उसने कुछ डाटा कैच को दे दिया, तो मेन मेमोरी पे जो है वो लोड कम पड़ना ना, तो वही है, इट रिड्यूस द लोड ऑन रैम। रैम जो अपनी मेन मेमोरी है उससे भी लोड को रिड्यूस करती है। अब अपन लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कैच मेमोरी। तो बेसिकली जो कैच मेमोरी के टाइप्स है वो लेवल वाइज डिवाइड है, उसके होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स। फर्स्ट लेवल 1, देन लेवल 2, अब देन लेवल 3। अब देखेंगे अपन लेवल 1। लेवल 1 क्लोजेस्ट टू द CPU। जो लेवल 1 कैच मेमोरी होती है वो सबसे क्लोजेस्ट होती है काय की, CPU की। देन एक्सट्रीमली फास्ट विद वेरी स्मॉल इन साइज। ये फास्ट होती है, मतलब ये जो अपनी लेवल 1 वाली कैच मेमोरी है ये जो CPU के बहुत पास होती है, लेकिन ये बहुत पास होती है और बहुत स्मॉल होती है साइज़ में। एक्सट्रीमली फास्ट विथ वेरी स्मॉल इन साइज़। ये फास्ट होगी और साइज में कैसी होगी, अपनी स्मॉल। देन स्टोर वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। और ये जो अपने अंदर इंसर्ट करके रखेगी डाटा वो बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होगा, मतलब जैसे ही CPU ने डाटा मांगा कैच मेमोरी से, ये वैसे ही अपने डाटा या इंस्ट्रक्शन CPU को दे देगी, एक्सेस करा देगी। अभी अपनी लेवल 2 स्लाइटली फास्टर देन लेवल 1। जो अपनी लेवल 2 है कैच मेमोरी वो लेवल 1 से फास्टर है। लार्जर देन साइज बट स्लोअर देन L1। जो अपनी L1 थी उसका साइज स्मॉल था लेकिन ये फास्ट थी, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा, सॉरी यहाँ पे फास्टर नहीं, यहाँ पे फार्दर मतलब दूर है। जो अपनी लेवल 1 थी वो क्लोजर थी अपनी कैच मेमोरी के, लेकिन जो अपनी लेवल 2 है वो दूर है, मतलब उससे थोड़ी सी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी सी, स्लाइटली फार्दर देन लेवल 1। देन लार्जर देन साइज बट स्लोअर देन L1। इसका साइज उससे बड़ा है, लेवल 1 का साइज स्मॉल था लेकिन लेवल 2 का साइज बड़ा है। वो फास्ट एक्सेस कराती है, ये स्लोअर एक्सेस कराएगी। देन स्टोर रिसेंटली यूज डाटा नॉट फाउंड इन L1। ये वो वाला डाटा स्टोर करती है जो L1 से, ये अपने अंदर वो वाला डाटा रखती है जो L1 के अंदर नहीं है। तो वो वाला डाटा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, अपना L2 पे। तो CPU L1 की जगह L2 कैच मेमोरी से डाटा एक्सेस करेगा। अब अपन लोग देखेंगे इसका थर्ड टाइप जो है लेवल 3। देन है अपना लेवल 3 शेयर्ड बाय ऑल CPU कोर्स। मतलब CPU का हर पार्ट लेवल 3 को एक्सेस कर सकता है,
ठीक है। मच लार्जर देन लेवल 1 एंड लेवल 2, ये एज़ कम्पेयर टू लेवल 1 कैच मेमोरी एंड लेवल 2 कैच मेमोरी से भी बड़ी होती है। कौन? अपनी लेवल 3 कैच मेमोरी। देन स्लोअर देन L2, जो अपनी लेवल 2 कैच मेमोरी है जो उससे स्लो है, बट फास्टर देन मेन मेमोरी, लेकिन बेसिकली जो अपनी मेन मेमोरी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये उससे फास्टर है। हेल्प ऑल कोर कम्युनिकेट इफ़िशियंटली, मतलब CPU जो कम्युनिकेशन करता है कैच मेमोरी से, जो उसको भी इफ़िशियंटली करती है, मतलब डाटा ट्रांसफ़र करने में इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब अपन लोग एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, हिट रेशियो। ये शॉर्ट नोट में आता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं। When the CPU wants some data, it first check in the cache memory। आपको पता है जो कैच मेमोरी का बेसिक ब्लॉक डायग्राम था, उसमें पहले अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, देन बीच में कैच मेमोरी है, देन मेन मेमोरी है। तो मतलब CPU को अगर पहले कोई डाटा चाहिए तो वो पहले कहाँ से लेगा? कैच मेमोरी से डाटा एक्सेस करेगा कैच मेमोरी से, ठीक है। इफ़ द डाटा इज़ फाउंड इन कैच इट इज़ कॉल्ड अ हिट। अगर जो डाटा CPU को चाहिए और वो कैच में अपना प्रेजेंट है, तो उस सिचुएशन को अपन बोलेंगे कैच हिट, मतलब कैच हिट हो गया, ठीक है। और अगर CPU को जो डाटा चाहिए और वो कैच में प्रेजेंट नहीं है, तो वो कहाँ से एक्सेस करेगा उस डाटा को? मेन मेमोरी से, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी से। तो यहाँ पर अपना कैच हिट नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? कैच मिस। अगर अपना जो डाटा CPU को चाहिए वो प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे कैच हिट, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसे बोलेंगे अपन कैच मिस। इफ़ द डाटा इज़ नॉट फाउंड इन कैच इट्स कॉल्ड अ कैच मिस एंड डाटा इज़ फेच्ड फ्रॉम द रैम। वही है, अगर डाटा फाइंड नहीं हुआ अपना कैच में तो वो कैच मिस हो गया। और डाटा तो CPU को चाहिए, भले वो कैच से ना मिले तो वो कहाँ से लेगा? उसको फैच करेगा मेन मेमोरी से, मतलब रैम से। अब how often the CPU successfully find the required data in the cache memory। और इसी को अपन क्या बोलेंगे? हिट रेशियो। मतलब जो अपना हिट रेशियो, जो अपना CPU है वो कितने फ्रिक्वेंटली मतलब कितने डाटा को एक्सेस कर पा रहा है और कितने डाटा को एक्सेस नहीं कर पा रहा, उसके रेशियो को बोलेंगे अपन हिट रेशियो। अब हिट रेशियो को फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, तो वो देखेंगे। रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ कैच हिट्स, मतलब कितनी कैच अपनी हिट्स होती है, मतलब कितना डाटा अपना कैच से अपन लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मेमोरी एक्सेस, मतलब जितनी उसने मेमोरी एक्सेस की, मतलब जितना CPU ने डाटा एक्सेस करवाना चाहा उसमें से जितना डाटा अपन को चाहिए, डिवाइडेड और मल्टीप्लाई बाय 100, और जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन? हिट रेशियो। देन हाइयर हिट रेशियो मीन्स फास्टर सिस्टम। अगर कोई CPU है, अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें अगर CPU ने डायरेक्ट डाटा एक्सेस कर लिया कैच मेमोरी से, तो उसको अपनी मेन मेमोरी तक जाने का टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, और अगर अपना डाटा ही कैच मेमोरी में मिल जाएगा तो इससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, जो अपना फास्टर होगा कंप्यूटर, फास्टर सिस्टम। तो हिट रेशियो, अगर हिट रेशियो की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो अपना कंप्यूटर सिस्टम फास्टर होगा। अब अपन लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कैच मैपिंग। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पर्पस से, और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है इसकी मैपिंग करने की टेक्निक्स में। तो इसमें अपन बहुत डिटेल से पढ़ेंगे 1 बाय 1, जिससे आप में भी कन्फ्यूज़न पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी टू कैच मेमोरी इट इज़ नोन एज कैच मैपिंग। अपन ने इससे पहले जो मतलब कैच मैपिंग पढ़ी थी अपन ने इससे पहले जो कैच पढ़ा था अपना, उसमें जो CPU डाटा ले रहा था कहाँ से? कैच से। अब अपन इसमें अपन पढ़ेंगे इस वीडियो में अपन लोग इस टॉपिक में कि कैच मेन मेमोरी से डाटा कैसे लेगा, किस वे में वो डाटा एक्सेस करेगा और कितना डाटा एक्सेस करेगा। बेसिकली उसी को बोलते हैं कैच मैपिंग। मतलब कितना डाटा मैप करेगा फ्रॉम दी मेन मेमोरी कैच अपना। तो चलिए देखते हैं। सो देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ कैच मैपिंग। बेसिकली अपन को 3 टाइप्स की कैच मैपिंग पढ़नी है, दैट इज डायरेक्ट मैपिंग, फुली एसोसिएटिव और एसोसिएटिव मैपिंग, ये दोनों एक ही हैं। देन सेट एसोसिएटिव मैपिंग। अब अपन लोग फर्स्ट देखेंगे डायरेक्ट मैपिंग। अब अपन लोग पढ़ेंगे इसका फर्स्ट टाइप कैच मैपिंग का डायरेक्ट मैपिंग। तो बेसिकली जो इसमें अपन को मेन मेमोरी में जो जितना भी डाटा है उसको एक्सेस कराना है काय में? अपनी कैच मेमोरी पे। तो ये मेन मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन है, देन ही कैच मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसको समझेंगे तो बेसिकली अपना जो डाटा होता है मेन मेमोरी में वो होता है बिट्स की फॉर्म में। काय की फॉर्म में होता है? बाइट्स की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर आर्किटेक्चर में अपन पढ़ेंगे वर्ड्स की फॉर्म में।
तो अपनी जो मेन मेमोरी है वो डाटा किस फॉर्म में लेती है, वर्ड्स के फॉर्म में कंटेन करती है। तो अपनी मेन मेमोरी पे जो टोटल डाटा होता है वो होता है 128 वर्ड्स का, ठीक है। और 1 ब्लॉक, मतलब ये अपन को पता नहीं है कितने ब्लॉक हैं, हम बताएंगे यहाँ पे 31 कैसे आया। तो अपने जो एक ब्लॉक है, एक पर्टिकुलर ब्लॉक, वो कंटेन करेगा 4 वर्ड्स को, ठीक है। तो अपन 128 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 32 ब्लॉक्स। तो अपने क्या निकला है, ब्लॉक्स कि मेन मेमोरी पे टोटल कितने ब्लॉक्स हैं। तो अपन 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे अपने पास कितने ब्लॉक्स आ गए, 31 ब्लॉक्स, और टोटल कितने थे 32। तो अपन ने बेसिकली 32 ब्लॉक्स रिप्रेजेंट कर दिए। अपन ने इससे क्या निकाला कि अपने एक पर्टिकुलर ब्लॉक में कितने वर्ड्स रहेंगे, 4 वर्ड्स। तो अपन वर्ड्स को फिल करेंगे इसमें, तो वो हो जाएगा अपना W0, W1, W2, W3, मतलब एक ब्लॉक में 4 वर्ड्स। तो अपन ऐसे इसको फिल कर लेंगे, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W12। देन एंड में अपने जो लास्ट ब्लॉक होगा अपना ब्लॉक 31, इसमें कंटेन करेंगे अपन W124, W125, W126 एंड W127। टोटल वर्ड्स थे अपने 128, लेकिन अपन ने W0 से स्टार्ट किया तो एंड वाले में कितना आएगा, वर्ड 127। अपन लोगों ने मेन मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन देख ली, कैपेसिटी देख ली। अब अपन आएंगे कैच मेमोरी पे, क्योंकि अपन को बेसिकली कैच मैपिंग करनी है मेन मेमोरी से। तो जो अपनी कैच मेमोरी होती है, इसकी कैपेसिटी होती है अपनी 16 वर्ड। इसकी कैपेसिटी थी 128 वर्ड्स और इसकी कैपेसिटी है अपनी 16 वर्ड्स। तो अपनी मेन मेमोरी पे अपन जो डेटा ले रहे थे वो ब्लॉक के फॉर्म में ले रहे थे कि एक ब्लॉक में होंगे 4 वर्ड्स। लेकिन जो अपनी कैच मेमोरी है इसमें अपन डेटा लेंगे लाइन के फॉर्म में। तो अपनी जो एक लाइन होगी उसमें होंगे अपने एक ब्लॉक साइज, मतलब अपनी जो एक लाइन है पर्टिकुलर, इसमें लाइंस बनेगी तो उन लाइंस में जितना डेटा कंटेन रहेगा वो होगा एक ब्लॉक साइज जितना। तो अपने पास अब अपन लोग निकालेंगे लाइंस, कितनी लाइंस टोटल है। तो अपने पास वर्ड्स कितने हैं, 16, और एक ब्लॉक साइज में अपना कितना वर्ड्स कंटेन करता है, एक ब्लॉक साइज 4 वर्ड्स। तो अपन 16 को कर देंगे 4 से डिवाइड। बेसिकली ये क्या है, नंबर ऑफ लाइन इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको डिवाइड करेंगे तो अपनी टोटल लाइंस कितनी आ गई, 4। तो अपन इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। लाइन 0, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। तो अपन ने मेन मेमोरी में निकाले थे 32 ब्लॉक्स। तो अब अपन को इन 32 ब्लॉक्स को इस कैच मेमोरी में फिट करना है। तो चलिए करते हैं। अपने पास कितने ब्लॉक्स हैं टोटल, 32। तो वो 32 ब्लॉक्स अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से, लाइन 0 से। तो पहले अपना V0, देन इसमें पहले यहाँ पे होगा, देन यहाँ, फिर यहाँ पे जब अपना एंड हो जाएगा B3, ब्लॉक 1 होगा अपना लाइन 1 में, ब्लॉक 2 होगा अपना लाइन 2 में, देन ब्लॉक 3 होगा अपना लाइन 3 में। और जैसे कि डायरेक्ट मैपिंग है तो अपन डायरेक्ट जो अपने ब्लॉक्स हैं उसको अपन स्केच मेमोरी में लाइन वाइज फिट कर देंगे, करेंगे ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। ब्लॉक 3 के बाद फिर से अपन लाइन 0 से स्टार्ट करेंगे, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ब्लॉक 6, ब्लॉक 7। ऐसे करते करते यहाँ पे अपना एंड में क्या आ जाएगा, ब्लॉक 28, ब्लॉक 29, ब्लॉक 30 एंड ब्लॉक 31। तो बेसिकली यही थी अपनी डायरेक्ट मैपिंग। जो अपन पहले ब्लॉक्स निकालेंगे, देन उन ब्लॉक्स को अपन कैच मेमोरी में फिट कर देंगे। और वैसे जो अपनी सिलेबस में इसमें क्वेश्चन नहीं है, इसमें क्वेश्चन किए जाते हैं बेसिकली, लेकिन अपन को सिर्फ इसमें रिप्रेजेंट करना था मैपिंग करके। अब अपन लोग देखेंगे इसकी थ्योरी। जो आपको बेसिकली एग्जाम में लिख के आनी है। तो देखते हैं। डायरेक्ट मैपिंग इज अ कैच मैपिंग टेक्निक यूज्ड वेयर ईच ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी हैज़ अ स्पेसिफिक यूनिक लोकेशन इन द कैच। जो बेसिकली अपनी डायरेक्ट मैपिंग है, एक कैच मैपिंग टेक्निक है। इसमें जो अपने ब्लॉक्स होते हैं मेन मेमोरी की, तो इनकी एक यूनिक लोकेशन होती है काय में, कैच मेमोरी में डाटा एक्सेस करने के लिए। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट
दिस मीन्स देयर इज़ अ फिक्स्ड प्री डिफाइंड लोकेशन, मतलब जो मेन मेमोरी में ब्लॉक्स हैं उनकी पहले से लोकेशन प्री डिफाइन है, काय में प्री डिफाइन है, अपनी कैच मेमोरी में। जैसे कि अपन ने अभी देखा ऑर्गेनाइजेशन में कैच मेमोरी की कि जो अपना B0 ब्लॉक है वो लाइन 0 में जाएगा और B1 ब्लॉक है वो लाइन 1 में जाएगा, मतलब हमेशा वो इसी वे में डाटा को एक्सेस करेंगे। देन इट इज़ अ सिंपल एंड efficient method because it use a fixed rule to decide where to place data in the cache, मतलब एक सिंपल और इफिशियंट मेथड है क्योंकि इसमें अपन को फिक्स्ड रूल है, मतलब इसमें ये रूल प्री डिफाइन है कि जो अपना लाइन 0 में B0 ही जाएगा, तो इसलिए सिंपल है और इफिशियंट मेथड है, और ये इसका बेसिकली क्या हो जाएगा, एडवांटेज। तब अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इन डायरेक्ट मैपिंग मैनी डिफरेंट ब्लॉक्स कैन बी फोर्स टू गो इनटू द सेम कैच लाइन, मतलब डायरेक्ट मैपिंग में जो सारे ब्लॉक्स हैं वो सारे ब्लॉक्स क्या चाहते हैं कि वो सारे ब्लॉक्स लाइन 0 में फिट हो जाएं, जैसे B0 V1 B18 में गो ऑल टू द कैच लाइन 0, तो वो सब काय में गए, अपने लाइन 0 में। अगर वो लाइन 0 में गए तो अपने सारे ब्लॉक्स चाहते कि वो लाइन 0 में चले जाएं, बट ओनली वन ब्लॉक कैन बी इन दैट लाइन एट अ टाइम, लेकिन ये तो हो नहीं सकता ना कि सब उसमें चले जाएं, वरना अपना सिस्टम कैच मेमोरी क्रैश हो जाएगी, तो एक टाइम पे एक पर्टिकुलर ब्लॉक ही एक लाइन में जा पाएगा। देन सो इफ़ यू कीप स्विचिंग बिटवीन दोज ब्लॉक दे ऑल आर कीप रिप्लेसिंग ईच अदर, अगर अपन उनको स्विच करते हैं कि ऐसे लाइन 1 के एलिमेंट, लाइन 1 के ब्लॉक्स को लाइन 0 में रिप्लेस कर दिया तो वो एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। मान लीजिए जो लाइन 1 के ब्लॉक्स हैं 1 और B1 और B5, अगर उनको रिप्लेस करना है, अगर उनको स्विच करना है तो वो आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, तो बेसिकली यही था इसमें। अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, मान लीजिए जो अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेसर, उसने डाटा एक्सेस किया कैश से, तो मान लीजिए उसने लाइन 0 से B0 ब्लॉक को ले लिया, तो अपना फिर उसके बाद लाइन 0 में नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, नेक्स्ट ब्लॉक क्या है, B4, तो B0 वाली लाइन अपनी खाली रहेगी, मतलब B0 जो अपना एक्सेस हो चुका तो वो प्लेस अपनी क्या हो गई, खाली ब्लैंक हो गई, तो जो B4 वाला अपना ब्लॉक है वो उसको रिप्लेस नहीं करेगा, वो जो खाली जगह है उस को डायरेक्ट मैपिंग में वो सिर्फ खाली ही रहेगी। दिस कॉसेज मोर कैच मिसिंग, अपन ने जो हिट रेशियो पढ़ा था उसमें क्या चांसेस है कैच मिस करने के। अब अपन जो CPU ने B0 वाला ब्लॉक अपना ले लिया, तो अगर CPU को फिर से डाटा एक्सेस करना पड़ेगा, तो उसने अगर B0 वाले एलिमेंट B0 वाले ब्लॉक पे अपना डाटा एक्सेस करने को बोला, तो वो जगह खाली है, तो जब वहाँ पे डाटा ही नहीं है तो CPU डाटा एक्सेस कैसे करेगा, तो वो अपना क्या हो जाएगा, कैच मिसिंग, एज कम्पेयर टू अदर टेक्निक लाइक एसोसिएटिव मैपिंग। लेकिन ऐसा और दूसरी टेक्निक जो एसोसिएटिव मैपिंग है उसमें नहीं है, अपन वो आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली यही था कि अपना डायरेक्ट मैपिंग, इसमें डायरेक्ट डाटा मैप हो जाता है और प्री डिफाइन रहते हैं अपने ब्लॉक्स। तो अपनी नेक्स्ट मैपिंग टेक्निक है कैच मैपिंग टेक्निक, वो क्या है, एसोसिएटिव मैपिंग। तो अपन ने इससे पहले जो डायरेक्ट मैपिंग पढ़ी उसमें क्या था कि जो अपना B0 वाला ब्लॉक है वो अपना L0 में स्टार्टिंग में मैप होगा, लेकिन एसोसिएटिव में ऐसा नहीं है, इसमें B0 V1 कहीं भी मैप हो सकता है। जैसे B0 अपना ब्लॉक है तो B0 इधर भी हो सकता है, B0 इधर भी, B0 इधर भी, B0 इधर भी, देन अपना B1 भी कहीं भी मैप हो सकता है। तो बेसिकली यही है अपनी एसोसिएटिव मैपिंग। अब इसकी थ्योरी देखेंगे, जैसे कि वही सब है ना कि मेमोरी में 128 वर्ड थे, तो मेमोरी और कैश तो वही है, बस मैपिंग की टेक्निक डिफरेंट हो गई हैं। अब अपन देखेंगे एसोसिएटिव मैपिंग। एसोसिएटिव मैपिंग इज़ अ मैपिंग टेक्निक, ये क्या है, एक मैपिंग टेक्निक है वेयर अ ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी, जहाँ पर जो ब्लॉक्स होते हैं मेन मेमोरी के कैन बी प्लेस्ड इन एनी लाइन ऑफ द कैच, तो वो किसी भी लाइन में, जो अपनी कैच की लाइन्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें किसी भी लाइन में क्या हो सकते हैं, मैप हो सकते हैं। तो बेसिकली दिस प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लेसमेंट, मतलब जो अपने ब्लॉक्स हैं उनको अपनी कैच मेमोरी में कैसे प्लेस करें, तो ये उसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। दिस मीन्स देयर इज़ लेस चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और क्रैश, मतलब ये अपन जो भी कैच मेमोरी नीड करेगी जिस ब्लॉक की, वो वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, तो ये अपने लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करेगी अपनी मैपिंग में। देन सो इट इज़ लेस लाइकली टू मिस, तो इसमें जब CPU किसी भी मेमोरी को एक्सेस करेगा कैच मेमोरी में, तो अगर वो इसमें जो अपना खाली ब्लॉक तो कोई नहीं रहेगा, तो मेमोरी अपनी वो अपनी आराम से एक्सेस कर पाएगी, जिससे हिट मिस नहीं होगा, मतलब
कैच मेमोरी वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे ब्लॉक्स, तो सीपीयू एक्सेस डायरेक्टली कर लेगा। तो उसे डायरेक्ट मेन मेमोरी की जगह वो सीपीयू से उसे जो डेटा चाहिए वो डेटा एक्सेस कर लेगा। इससे अपने कैच मिस करने के चांसेस कम होंगे। कंपेयर टू डायरेक्ट मैपिंग, एज कंपेयर टू डायरेक्ट मैपिंग वेयर अ मेमोरी ब्लॉक हैज़ अ फिक्स लोकेशन इन द कैच। क्योंकि मेमोरी जो अपनी डायरेक्ट मैपिंग होती थी उसमें जो मेमोरी की लोकेशन है, ब्लॉक्स की लोकेशन है कैच मेमोरी में, वो फिक्स्ड रहती थी। तो अगर सीपीयू ने डायरेक्ट डाटा एक्सेस करा और वहाँ पे वो पहले से एक्सेस कर चुका उस पर्टिकुलर पॉइंट को, तो वो ब्लैंक है। तो अगर उसने यहाँ पे डाटा एक्सेस किया तो ये ब्लैंक है, तो अपना हिट मिस हो जाएगा। लेकिन ऐसा अपना एसोसिएटिव मैपिंग में नहीं है। इधर पे अगर इसने पहले से यहाँ पे एक्सेस कर लिया तो दूसरा जो ब्लॉक है वो इसकी जगह पे आ जाएगा और अपनी मैपिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। देन अपनी थर्ड और लास्ट मैपिंग है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो इट इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ एसोसिएटिव मैपिंग एंड डायरेक्ट मैपिंग। तो ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरी, मेन मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन और अपनी कैच मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन। और इनमें 128 वर्ड्स इसमें है, देन 16 वर्ड्स इसमें है। अब अपन देखेंगे आगे। तो के वे सेट एसोसिएटिव, अब कहीं पर सेट एसोसिएटिव की जगह के वे सेट एसोसिएटिव भी लिखा रहेगा, तो वो भी सेम है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ के इज गिवन इन क्वेश्चन। तो अपने जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है अपना सब्जेक्ट, इसमें इसके क्वेश्चन करने अपन को नहीं आते, लेकिन बेसिकली अपन इसको मतलब करते तो इससे क्वेश्चन आंसर ही फाइंड करेंगे। तो जो के की वैल्यू है वो ऐसे हो सकती है, यहाँ पे के की वैल्यू 2, 4, 8 हो सकती है और सो ऑन। 2 वे सेट एसोसिएटिव, 4 वे सेट एसोसिएटिव, देन 8 वे सेट एसोसिएटिव, ऐसे से आगे हो जाएगा 16, 32, 64 ऐसे। तो जैसा कि इसका नेम है सेट एसोसिएटिव मैपिंग, तो इसमें फाइंड करेंगे अपन लोग बेसिकली सेट। तो नंबर ऑफ सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस अपॉन के। तो अपनी इसमें जो अपन ने डायरेक्ट मैपिंग में निकाला था कितनी लाइंस होंगी अपनी कैच मेमोरी में, 4 लाइंस। तो अपन एक एग्जाम्पल कंसिडर करके चल रहा है जहाँ पे अपन 2 सेट एसोसिएटिव की 2 वे सेट एसोसिएटिव की वैल्यू निकालेंगे। तो के की वैल्यू हो गई अपनी 2, देन अपन डिवाइड करेंगे तो अपनी सेट की वैल्यू आ जाएगी 2। तो अपने नंबर ऑफ सेट की वैल्यू 2 आई है, तो अपन इन लाइंस को भी 2 के पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। मतलब यहाँ पे 2, देन इधर पे 2, मतलब 2 पार्ट्स में, 1 पार्ट यहाँ, 1 पार्ट यहाँ। तो मतलब अपन ने इस सेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया यहाँ पे, इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कैच मेमोरी की। अब अपन इन सेट्स को, इन लाइंस को बेसिकली नेमिंग दे देंगे। तो इसको अपन बोलेंगे सेट 0 और इसको बोल देंगे सेट 1। तो ये बेसिकली क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मैपिंग और एसोसिएटिव मैपिंग, और ये है सेट मैपिंग। तो अपना डायरेक्ट मैपिंग में क्या था कि जो अपना ब्लॉक 0 है उसको अपन एक वैल्यू देंगे अपनी L0 में। तो अपन ने इसको इसमें वैल्यू दे दी, तो इसकी यूनिक वैल्यू क्या हो गई, V0। लेकिन ये कॉम्बिनेशन का है अपना एसोसिएटिव मैपिंग का। और एसोसिएटिव मैपिंग का मतलब क्या होता है, अपना B0 कहीं पे भी प्लेस हो सकता है। तो अपन ने B0 को यहाँ भी प्लेस कर दिया। तो ये डायरेक्ट मैपिंग की हेल्प से अपना B0 सिर्फ सेट 1 में जा सकता है, सेट 2 में नहीं जा सकता, मतलब सेट 0 में जा सकता है, सेट 1 में नहीं जा सकता। लेकिन एसोसिएटिव मैपिंग की हेल्प से ये लाइन 0 में भी जा पाएगा और लाइन 1 में भी जा पाएगा। अब अपन लोग एक और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे B1 को प्लेस करेंगे। अपन ने B0 को सेट 0 में कर दिया, तो V1 अपना जो ब्लॉक 1 है उसको अपन प्लेस करेंगे सेट 1 में। तो अपन ने सेट 1 में प्लेस कर दिया यहाँ पे। जो अपना B1 है वो S0 में नहीं जा सकता। लेकिन एसोसिएटिव की हेल्प से अपन B1 को L2 में भी लिख सकते हैं और L3 में भी मतलब प्लेस कर सकते हैं। तो अपन इसको यहाँ भी प्लेस कर दिया। ऐसे ये सारे ब्लॉक्स को अपन प्लेस कर देंगे। अब अपन लोग देखेंगे सेट एसोसिएटिव मैपिंग की थ्योरी। तो अब अपन लोग देखेंगे इसकी थ्योरी। सेट एसोसिएटिव मैपिंग इज अ कैच मेमोरी मैपिंग टेक्निक। ये कैच मेमोरी मैपिंग टेक्निक है दैट कंबाइन द सिंप्लिसिटी ऑफ डायरेक्ट मैपिंग। तो इसमें मतलब ये कॉम्बिनेशन है, तो इसमें जो अपनी डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक है उसकी सिंप्लिसिटी है, मतलब इजीली अपन को इसका बेसिक आइडिया है। देन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एसोसिएटिव मैपिंग, और अपन के पास एसोसिएटिव मैपिंग की फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए ये दोनों मैपिंग टेक्निक्स की क्या है, कॉम्बिनेशन। देन इन फुली एसोसिएटिव मैपिंग ईच मेमोरी
ब्लॉक कैन गो एनीवेयर इन कैच, वेरी फ्लेक्सिबल। जो अपनी एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक है, इसमें ब्लॉक्स जो हैं वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर सेट में, मतलब जिस अपन ने अभी देखा ना कि अपन ने सेट में डिवाइड किए, तो वो ब्लॉक सेट मतलब उस सेट वाले पोर्शन में से किसी भी लेवल पे, किसी भी लाइन पे जा सकते हैं। तो ये वेरी फ्लेक्सिबल है, ये एसोसिएटिव टेक्निक से भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। Then, what in set associative mapping, memory blocks can go to a small group of place called a set. जो अपनी एसोसिएटिव टेक्निक थी उसमें अपन कहीं भी जा सकते थे, और जो अपनी डायरेक्ट टेक्निक थी उसमें पर्टिकुलर एक यूनिक पोजीशन असाइन की गई थी डाटा के लिए, ब्लॉक्स के लिए, कि वहाँ पे जाएगी। लेकिन जो अपनी सेट एसोसिएटिव मैपिंग है, इसमें अपन स्मॉल सेट अलॉट करते हैं, तो अपने ब्लॉक से वो उन पर्टिकुलर सेट के अंदर ही मूव करेंगे, उन पर्टिकुलर ग्रुप्स को या सेट, उसको अपन क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। देन हाउ डज इट वर्क, ये वर्क कैसे करती है। कैच इज डिवाइडेड इनटू सेट। सबसे पहले अपन कैच को डिवाइड करेंगे सेट में। जैसे अपन ने पूरे सेट, जो अपनी 4 लाइन्स थी उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक पार्ट में था L0 L1 जिसे अपन ने बोला था S0, देन सेकंड पार्ट था L2 L3 जिसे अपन ने बोला था सेट 1 S1। देन ईच सेट कंटेन अ फ्यू लाइन स्लॉट, और जो अपन ने उनको डिवाइड किया तो हर सेट कंटेन करेगा फ्यू लाइन्स। तो अपनी उसमें लाइन्स कितनी थी, 2 लाइन्स थी। अपना 4 की कैच थी, देन इसको अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, तो हर पार्ट में कितनी लाइन्स हो गई थी अपनी, 2 लाइन्स। देन अ ब्लॉक फ्रॉम मेमोरी इज मैप टू द स्पेसिफिक सेट। तो अपने जो ब्लॉक्स हैं अपनी जो मेन मेमोरी में, वो एक किसी पर्टिकुलर सेट में बिलोंग करेंगे। मतलब अगर एक B1 सेट है, B1 ब्लॉक है, तो वो अगर इस वाले पोर्शन में है अपना सेट में, तो वो लाइन 1 में जा सकता है, लाइन 0 में जा सकता है, लाइन 1 में, लेकिन वो लाइन 3 में और लाइन 2 में नहीं जा पाएगा। देन बट कैन गो इनटू एनी लाइन विथ इन दैट सेट। मतलब वही है कि किसी भी लाइन में जा सकता है। तो बेसिकली यही थी अपनी सेट की टेक्निक्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेज रिप्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में आया है व्हाट इज पेज रिप्लेसमेंट और टेक्निक्स और मेथड ऑफ पेज रिप्लेसमेंट। तो चलिए देखते हैं। व्हेन अ प्रोग्राम्स रन, जब किसी भी कंप्यूटर में अपन लोग प्रोग्राम रन करते हैं, इट नीड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी। तो वो जो इंस्ट्रक्शन और डाटा कहाँ से लेता है, कोई भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर और कंप्यूटर, रैम से, मतलब मेन मेमोरी से। बट द रैम इज लिमिटेड, लेकिन रैम का भी स्टोरेज लिमिटेड है। सो कंप्यूटर यूज द टेक्निक कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। तो कंप्यूटर एक टेक्निक यूज करता है, उसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर का स्टोरेज है 4 GB और आपको कुछ डाउनलोड करना है या फिर कुछ फंक्शन परफॉर्म करने हैं, तो वो 6 GB की है। तो आप अपने कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क ऐड करेंगे जो 2 GB और एक्स्ट्रा की है, तो आपके पास टोटल कितनी 6 GB हो गई। तो उसी एक्स्ट्रा जो स्टोरेज आप कनेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर से, उसी को अपन बोलेंगे क्या, वर्चुअल मेमोरी। विच ट्रीट पार्ट ऑफ द हार्ड ड्राइव एज एक्स्ट्रा मेमोरी। ये मतलब हार्ड ड्राइव की तरह ट्रीट करेगा और आपकी रैम का स्टोरेज, आपके कंप्यूटर का स्टोरेज बढ़ा देगा। देन आगे देखेंगे। दिस वर्चुअल मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल चंक्स कॉल्ड पेजेस। और आपकी जो वर्चुअल मेमोरी है ये स्मॉल चंक्स, मतलब स्मॉल पार्ट में डिवाइड रहती है, और उसको अपन उन चंक्स को क्या बोलते हैं, पेजेस। अब आगे देखेंगे। बट सिंस रैम कैन ओनली होल्ड अ फ्यू पेजेस एट अ टाइम। लेकिन जो आपकी रैम है इसका स्टोरेज तो लिमिटेड है, तो ये आपके मतलब कुछ चंक्स को, कुछ पेजेस को होल्ड करेगी एट अ टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम्स पे आपके कुछ पेजेस को, कुछ फाइल्स को अपने उसमें होल्ड करके रखेगी। व्हेन इट गिव्स फुल एंड अ न्यू पेजेस इज नीडेड, वी मस्ट रिमूव एन ओल्ड पेजेस टू मेक स्पेस। मतलब जब जब आपने उसमें पेज इंसर्ट किए तो वो फुल हो गई, लेकिन अगर आपको और पेजेस इंसर्ट करने हैं आपकी रैम में, तो वी मस्ट रिमूव एन ओल्ड पेजेस टू मेक स्पेस। तो आपने जो पहले आपकी मेन मेमोरी या रैम में पेजेस स्टोर किए थे, उस पेजेस को आपको हटाना पड़ेगा। देन आप उस पर्टिकुलर पेज की प्लेस पे न्यू पेजेस को ऐड ऑन कर पाएंगे। देन देखेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग विच पेज टू रिमूव इज कॉल्ड पेज रिप्लेसमेंट। और बेसिकली यही टेक्निक, अगर पेज को रिमूव करना और नए पेज को इंसर्ट करना उस पर्टिकुलर पेज की स्पेस पे, इसी टेक्निक को अपन क्या बोलते हैं, पेज रिप्लेसमेंट। दिस प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग, मतलब ये प्रोसेस डिसाइड करने की कौन सा पेज आपकी रैम से रिमूव होगा, उसी को बोलेंगे अपन पेज रिप्लेसमेंट। अब इन शॉर्ट समझते हैं।
पेज रिप्लेसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग वन पेज, मतलब ये एक प्रोसेस है किसी भी पेज को रिप्लेस करने की, रैम में से किसी भी वन पेज को रिप्लेस करने की इन रैम विथ एनदर वेयर देयर इज़ नो फ्री स्पेस लेफ्ट। और अपन रिप्लेस क्यों करेंगे, जब आपके रैम में कम स्टोरेज या कम स्पेस होगा, जब अपन पेज को रिप्लेस करेंगे। देन देखेंगे वाई इज पेज रिप्लेसमेंट नीडेड। बेसिकली पेज रिप्लेसमेंट की नीड अपन को कंप्यूटर सिस्टम में क्यों पड़ती है। तो लेट्स से रैम कैन होल्ड 3 पेजेस एट अ टाइम। मान लीजिए आपके पास एक रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे 3 पेजेस अपने उसमें मेमोरी में होल्ड करके रखे हैं। योर प्रोग्राम नीड टू यूज़ पेज 4, लेकिन जो प्रोग्राम आपको कंप्यूटर सिस्टम में परफॉर्म करना है उसमें आपको 4 पेजेस, मतलब एक पेजेस हैं आपके पास 1, 2 एंड 3, लेकिन एक आपको जो सिस्टम पे आप परफॉर्म करेंगे प्रोग्राम, उसमें आपको पेज 4 की भी नीड है मान लीजिए। देन पेजेस 1, 2 एंड 3 आर ऑलरेडी इन रैम, और आपकी रैम की स्टोरेज कितनी है 3 पेजेस की, और आपके सिस्टम जो रैम है उसमें पहले से 1, 2 और 3 पेजेस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। देन नाउ वी मस्ट चूज वन ऑफ द करेंट पेज टू रिमूव। अब अपन को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में चूज़ करना पड़ेगा किसी एक 1, 2 या 3 पेजेस में से किसी एक पेज को रिमूव करके इंस्टेड उसके प्लेस पे अपन प्लेस करेंगे पेज नंबर 4 को, मतलब पेज 4 को। तो इसी दिस इज़ वेयर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम कम्स इन। तो इसी प्लेस पे अपन, इसी सिचुएशन, इसी पर्टिकुलर कंडीशन पे अपन जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है इसका यूज़ करेंगे। देन मेथड्स ऑफ पेज रिप्लेसमेंट। पेज रिप्लेसमेंट की नीड कहाँ पड़ती है और इसके मतलब कौन कौन से मेथड हैं जिसकी हेल्प से अपन किसी भी मेन मेमोरी में से पेज को रिमूव कर पाएंगे। तो वो है अपनी फीफो, LRU, देन ऑप्टिमल। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, देन LRU लीस्ट रिसेंटली यूज, देन थर्ड अपना ऑप्टिमल। अब अपन लोग बहुत डीप में 1 बाय 1 तीनों को एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। अब देखेंगे अपन फर्स्ट मेथड ऑफ पेज रिप्लेसमेंट, तो वो है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। रिमूव द ओल्डेस्ट पेज, द वन दैट कम्स फर्स्ट। अब फीफो का मतलब क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक ऐसा सिस्टम जिसमें से जो भी एलिमेंट या जो भी पेज पहले आएगा उसको अपन सबसे पहले आउट कर देंगे उस सिस्टम में से, और इसमें सिस्टम क्या है अपना मेन मेमोरी। ईजी टू इम्प्लीमेंट यूजिंग अ क्यू, और जो फीफो काय में अपन इम्प्लीमेंट करते हैं क्यू में, तो ये ईजिली इम्प्लीमेंट हो जाता है। अब विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल में पेजेस टू बी लोडेड। अब आपके पास 4 पेज है 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 पेजेस आपको लोड करने हैं एक मेन मेमोरी में, लेकिन जो आपकी मेन मेमोरी है उसकी कैपेसिटी डाटा को होल्ड करने की कितनी है, मतलब उसे एक पर्टिकुलर टाइम पे 3 पेजेस को होल्ड कर पाएगा। रैम कैन होल्ड 3 पेजेस एट ए टाइम। देन फर्स्ट 3 पेजेस गो इन, तो पहले उसने जो अपने पास 4 पेजेस हैं 1, 2, 3, 4 पेजेस हैं, तो उसने सबसे पहले 1, 2 एंड 3 पेजेस को अपने अंदर होल्ड किया। सबसे पहले ये 3 पेज अपने मेन मेमोरी के अंदर गए। देन पेज 4 कम्स, लेकिन जब 3 तो अपने चले गए क्योंकि रैम की कैपेसिटी 3 थी होल्ड करने की, तो जब अपन 4 पेज को उसमें रैम में इंसर्ट करेंगे तो अपन को रिमूव करना पड़ेगा पेज 1 को। अब पेज 1 को क्यों रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले अगर अपन रैम में जो अपने पेजेस को डालेंगे तो सबसे पहले अपन 1 को डालेंगे, देन 2 को, देन 3 को। अब अपन को 4 को डालना, और उसकी कैपेसिटी 4 की नहीं है, तो जो सबसे पहले गया होगा फीफो का मतलब फर्स्ट इन, देन जो फर्स्ट इन हुआ है देन वही फर्स्ट आउट होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट इन क्या हुआ था अपना 1, तो उसकी 1 की प्लेस पे अपना 4 आ जाएगा, 1 को वो रिप्लेस कर देगा। देन रैम बिकम्स 4, 3, 1। पहले 1, 2, 3 था, देन अब 1 की प्लेस पे क्या आ गया 4। तो बेसिकली इसी को बोलते हैं अपन फीफो पेज रिप्लेसमेंट। अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो क्या है, माइट रिमूव अ पेज दैट इज स्टिल बीइंग यूज्ड। अब इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि आपकी कोई अगर प्रोसेस या प्रोग्राम परफॉर्म हो रहा है कंप्यूटर सिस्टम में, तो मान लीजिए अगर वो 1 वाले मतलब 1 पेज पे परफॉर्म हो रहा है और आपको 4 भी इंसर्ट करना है, तो वो उस मतलब होते टाइम पे भी आपका मतलब वो परफॉर्म तो अपना प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस के बीच में ही 1 हट जाएगा और उसकी जगह पे 4 आ जाएगा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। अब अपन देखेंगे इसका सेकंड टाइप जो है LRU। देन अब अपन लोग पढ़ेंगे LRU। LRU का फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। चलिए इसे देखते हैं। देन रिमूव द पेज दैट वॉज नॉट यूज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। जैसे आपके जो रैम है उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, मान लीजिए उसकी फिर से कैपेसिटी 3 है 1, 2, 3, तो इसमें से अपन वो वाला पेज हटाएंगे जो बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुआ है अपने कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिसेंट यूज्ड हिस्ट्री। तो अपन ये
पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा अपना कम यूज़ हुआ है, तो अपन अपने यूज़ करने की हिस्ट्री को चेक करेंगे। हिस्ट्री में जो कम से जो आया ही ना होगा या फिर जो बहुत सबसे कम यूज़ हुआ होगा अपन उसको रिमूव कर देंगे। अब देखेंगे पेज 1 2 3 आर एन रैम, आपकी रैम में है 3 पेजेस 1 2 3। अपन ने एक्सेस 2 भी, अब उसने अपनी रिसेंट हिस्ट्री चेक की कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसमें अपन ने एक्सेस 2 भी किया था, देन एक्सेस 3 भी किया था, लेकिन यहाँ पे अपन ने एक्सेस 3 एक्सेस 1 एक्सेस नहीं किया था। तो नाउ लोड पेज 4, अब अपन को अपनी रैम में पेज 4 भी लोड करना है, तो वो पेज 1 की प्लेस पे पेज 4 को इंसर्ट कर देगी। पेज 1 की प्लेस पे क्यों करेगी? क्योंकि जब आपकी रैम ने हिस्ट्री चेक की तो उस हिस्ट्री में उसको एक्सेस 1 मिला ही नहीं, मतलब पेज 1 एक्सेस हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, जो रिसेंट में सबसे कम यूज़ हुआ होगा उसको ये रिप्लेस कर देगा। तो रिसेंट में सबसे कम यूज़ कौन सा हुआ था? पेज 1। तो पेज 1 की जगह पे अपना पेज 4 आ जाएगा और पेज 1 आपके सिस्टम मेन मेमोरी से रिमूव हो जाएगा। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ये क्या था? अपना पेज 1 यूज ही नहीं हुआ था रिसेंटली, इज रिमूव, तो उसको अपन क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे अपने सिस्टम से। देन मोर एक्यूरेट बट नीड मोर ट्रैकिंग, जो अपना ये चीज़ है LRU, ये बहुत एक्यूरेट, मतलब जो बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है, सही पेज को रिमूव करता है आपकी रैम से, बट नीड मोर ट्रैकिंग। लेकिन इसमें आपको ट्रैक करके भी रखना पड़ेगा कि ना कि आपको कौन से पेज को रिमूव करना है और कौन सा वाला आपका लीस्ट यूज्ड हुआ था। तो यही था बेसिकली अपना LRU। अब अपन लोग देखेंगे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो अपना थर्ड वन है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अब इसको देखेंगे, रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन फ्यूचर। अब ऑप्टिमल में अपन लोग ये देखेंगे, इसमें अपन रैम से मेन मेमोरी से वो वाला पेज रिमूव करेंगे जो जिसकी अपन को नीड फ्यूचर में ना हो। मतलब फ्यूचर में अपन ने ऐसे प्रिडिक्ट कर लिया कि फ्यूचर में अपन को इस पेज की, मतलब रैम ने देख लिया कि इस पेज की अपन को नीड फ्यूचर में नहीं पड़ेगी, तो उस पेज की जगह पे अपन को जो इंसर्ट करना है वो इंसर्ट हो जाएगा। देन बेस्ट इन थ्योरी, ये थ्योरी के लिए बेस्ट है। गिव मिनिमम पेज फॉल्ट, और अगर अपन ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के यूज़ करेंगे अपने पेज रिप्लेसमेंट मेथड में, तो ये गिव मिनिमम पेज फॉल्ट, तो इससे पेज फॉल्ट होने के चांसेस भी बहुत कम है। देन नॉट प्रैक्टिकल इन रियल सिस्टम, अब ये प्रैक्टिकल नहीं है रियल सिस्टम में। कैसे प्रैक्टिकल नहीं है? क्योंकि इसमें अपन को फ्यूचर की प्रेडिक्शन लगानी पड़ेगी ना, कि अपन को क्या पता कि फ्यूचर में कौन सा पेज अपन को किस पर्टिकुलर पेज की नीड नहीं है। वो तो जो मतलब इसमें बस अपन प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ठीक है इस पेज की अपन को नीड नहीं है, इस पेज को रिमूव करें ले रहा है और इस पेज की जगह पर अपन न्यू पेज को इंसर्ट करें ले रहा है। रिक्वायर नॉलेज ऑफ द फ्यूचर, अपन को काय की नीड पड़ेगी? फ्यूचर की नॉलेज नीड पड़ेगी। यूज्ड मेनली फॉर कंपैरिजन, अब ये कंपैरिजन बेस्ड ही तो है, मतलब आपके पास 1 2 एंड 3 है, तो अब 1 2 एंड 3 पेजेस हैं, तो आपको मान लीजिए 2 आपको फ्यूचर में नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन आप 2 को 1 के कंपैरिजन एंड 3 के कंपैरिजन भी तो देखेंगे ना। आपको 4 इंसर्ट करना है, तो आप ये देखेंगे कि 1 की फ्यूचर में नीड पड़ेगी क्या, कि 2 की, तो जिसकी फ्यूचर में नीड नहीं पड़ेगी अपन उसमें से उसको रिप्लेस कर देंगे। तो बेसिकली अपना ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में यही था। तो इस टॉपिक के बाद हमने अपने यूनिट 4 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइस।